इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और युद्ध काल इस वक्त अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। दुनिया में दो युद्ध तो चल ही रहे हैं और तीसरे युद्ध का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने के नाम पर आए तो थे, लेकिन वो खुद ही युद्ध की आग भड़काते रहते हैं और उन लोगों को हवा देते रहते हैं जो इस युद्ध के मेन विलन होते हैं। लाख कोशिश के बाद ट्रंप पुतिन को मना नहीं पाए हैं कि भाई युद्ध रोक दो। फजीयत खूब करा लिए, दावा करते तो 24 घंटे में करा दूंगा। उल्टा अलास्का में हुई मीटिंग के बाद पुतिन ने यूक्रेन में 10 गुना ज्यादा तबाही मचा दी, यानी कि पुतिन ने और ज्यादा युद्ध को भयावह बना दिया। पूरी दुनिया क्योस में है और सबकी नजरें अगर कहीं आके टिक रही हैं तो बिग डैडी अमेरिका पर नहीं बल्कि दिल्ली पर। पुतिन 100 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी उस स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक पोजीशन में हैं जो हर युद्ध के हर पक्ष से सीधे बात कर सकते हैं, सीधा दबाव बना सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। मोदी ट्रंप से भी डील कर सकते हैं और पुतिन से भी डील कर सकते हैं, फ्रांस से भी डील कर सकते हैं। जो आपस में बात नहीं करते वो मोदी से सब बात करते हैं। जेलेंस्की से भी फ्रेंडली हैं। दुनिया में बन रहे इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत लगातार, उसके ताकत का जो सेंसेक्स है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। उधर पाकिस्तान सब कुछ बेचकर ट्रंप के साथ लंच की फीस चुका रहा है। ट्रंप, पुतिन, मुनीर, जिनपिंग, जेलेंस्की की उलझी कूटनीति में आगे का रास्ता क्या है और क्या यह रास्ता दिल्ली से निकलने वाला है? क्या युद्ध रोकने का मोदी वाला फॉर्मूला ही सबको स्वीकार होगा? क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर में अगले 100 घंटे में इंडिया की बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है? पुतिन का इंडिया आना और ट्रंप का इस पर नजरें गड़ाना क्या मैसेज दे रहा है? आज इसी को समझेंगे। और ट्रंप आखिर भाई चाह क्या रहे हैं? युद्ध रोकना चाहते हैं या भड़काना चाहते हैं? मुनीर का साथ क्यों दे रहे हैं? इसको भी समझेंगे हिंदुस्तान के लिहाज से। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। एयर कॉमोडोर हमारे साथ रिटायर्ड एएस बहल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अंशु जोशी हमारे साथ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ सिंह जी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। 100 घंटे बाद दिल्ली में सबकी निगाहें टिकी होंगी। पूरी दुनिया बहल साहब दिल्ली की उस मीटिंग को देख रही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पेनाज जी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और देखिए, आखिर सबको हिंदुस्तान की जरूरत पड़ती ही रहती है। ट्रंप साहब को यह जरूरी नहीं है कि युद्ध रुके, उनको यह जरूरी है कि नोबेल पीस प्राइज उनको ही मिले। इसके लिए युद्ध रुकना जरूरी है उनकी आंखों के अंदर। और दूसरी बात आ जाती है कि जो इसकी टाइम की स्थिति है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। हम देखते हैं कि उनको रशिया ने एक बहुत क्लियरली कहा है, जो अलास्का में बातचीत हुई थी ट्रंप के साथ पुतिन की, तो वो बेसिस हमेशा रहेंगे। लेकिन वो बात यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि युद्ध रुके, चाहे वो फैसला पुतिन करें, चाहे वो फैसला जेलेंस्की करें, चाहे किसी के हित में हो या किसी के हित में ना हो। लेकिन पुतिन चाहते हैं बहुत क्लियरली कि जो मेन कारण थे, जो मूल कारण थे जिनकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ है, वो युद्ध, वो वाले मूल कारण हटने चाहिए। जिसमें सबसे पहला है कि यूक्रेन कभी नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। दूसरा, डॉनबास और क्रीमिया का एरिया वो लेना चाहते हैं जो रशियन स्पीकिंग ज्यादातर है। और तीसरी चीज है कि कोई नाटो के फोर्सेस वहां पे ना रहें। वैसे भारत अगर इस बार, क्योंकि हमारे ऊपर 25% प्लस 25% और टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, और वो क्यों लगाया है? क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। और क्यों खरीदते हैं? क्योंकि रशिया का तेल पहले $20-25 कम होता था डिस्काउंट पे, आज वो $7 पे आ चुका है, लेकिन तब भी 10% डिस्काउंट पे मिलता है हमको। वो चाहते हैं हम उनका तेल ना खरीदें। और हम चाहते हैं कि अगर ये वॉर रुक जाता है तो ये प्रतिबंध जो हमारे पे 50% टैरिफ यूएस ने लगाए हैं, वो टैरिफ हट जाएंगे। तो भारत के हित में भी है कि ये युद्ध रुके। भारत हमेशा से चाहता था कि युद्ध रुके, और ये मौका मिल रहा है। ये मौका मिल रहा है जब पुतिन आ रहे हैं। पुतिन आएंगे और मुझे ये पक्का मालूम है कि मोदी जी जरूर उनको एनकरेज करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, थोड़ा अगर पूरा डॉनबास का एरिया ना भी मिले जो उनके कब्जे में है, वो लेते हुए और कुछ एरिया को ट्रेड करते हुए वो एक पीस डील की तरफ बढ़े।
यानी ट्रंप साहब तो पीस डील नहीं करवा पा रहे हैं, वो तो युद्ध में और आग लगवा दी उन्होंने जब मुलाकात की अलास्का में। लेकिन यहां मोदी जी पर निगाहें टिकी हुई हैं, दिल्ली पर, भारत पर निगाहें टिकी हुई हैं। शिरेन सर, यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक तो मुनीर है एक तरफ बैठा हुआ, जो युद्ध 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 चिल्ला रहा है और अपने घर में भी गृह युद्ध के हालात बना रहा है, और एक तरफ मोदी जी हैं, शांति दूत बनकर निकले हुए हैं, और युद्ध काल जो यहां पैदा हो गया है उसको सेटल डाउन वही करा पाएंगे। अगर आप मुझे 10 मिनट दें, 10 सेकंड दें, नहीं, आप 10 सेकंड से ज्यादा ले लीजिए और 10 मिनट से कम ले लीजिए। सो मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी है, और उससे पहले जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात है लैंड डिस्प्यूट। अगर पुतिन लैंड के चक्कर में होते ना, 2014 का ले रखा है क्रीमिया, अब आपको लगता है किसी तरह से वापस हो सकता है? मतलब ज़ेलेंस्की अगर सोच भी रहे हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है। आप बताइए, कोई सोच सकता है कि 10 साल 11 साल को जिस जमीन के ऊपर वो बैठ चुके हैं उसको वो खाली कर देंगे? अब आप जितने और इलाके हैं वहां से अपनी पूंछ बचा लीजिए, अगर बचा सकते हैं मिस्टर ज़ेलेंस्की। आपने, उनकी अपनी स्टेटमेंट है 72% वो कंट्री बर्बाद हो चुका है, और कितना बर्बाद करोगे? बात आती है 50% टैरिफ की। मैं आपको बड़े भरोसे से और प्रूफ कर देता हूं, क्योंकि आजकल प्रूफ का जमाना है। 50% टैरिफ नहीं जाएगा। पता है क्यों? 25% ही तो लगाया है उसने ऑयल के पीछे, बाकी तो उसने पहले लगा रखा है, और वो भी एस्टिमेटेड है 16 से 18% ये टैरिफ लगा रहेगा। ट्रंप नहीं मानेगा, हमें पूरा भरोसा है इस बात पर, इसलिए हम अपनी तैयारी अलग तरीके का कर रहे हैं। अगर भारत किसी भी तरह का कोई भी रोल कहीं पर भी अदा करता है, उसे यह सोचकर नहीं करना है कि टैरिफ या यूएस की जीत और हार है। मेरे हिसाब से जो मुझे सूट करता है वो मेरे लिए काम आना चाहिए। पुतिन विजिट कर रहे हैं, किसी ने हमसे कल पूछा था ये क्यों कर रहे हैं? ओ भाई साहब, मेरी मर्जी, भाई ये हमारी मर्जी है। पुतिन हमारे यहाँ आ रहा है, पुतिन को मंजूर है, मेरे को मंजूर है। हु द हेल आर यू टू आस्क अस कि पुतिन क्यों आ रहा है? लेकिन लोगों को जलन तो हो सकती है ना भाई, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम तैयार कर रहे हैं, हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है, परेशान तो हो सकता है ना, मिर्ची तो लग सकती है। आजकल जलन और मिर्ची का बिजनेस हमने करना शुरू कर दिया। मैं आपको प्रूफ, देखिए, जलन किसको नहीं होती, मैं आपको प्रूव करता हूं। जो भी इंसान, जो भी कंट्री ऊपर की तरफ उठता है, ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, बाकी सब नीचे रह जाते हैं। जलन तो होनी है भाई। आप बताइए, अगर हमने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग कर दिया तो यूएस को जलन क्यों ना हो, चाइना को जलन क्यों ना हो, पाकिस्तान को जलन क्यों ना हो? ज्यादा बड़ी बात आ रही है कि ये डिस्प्यूट में, और एज अ डिप्लोमेसी, एज अ स्टूडेंट, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इंडिया को इस रोल पर सिर्फ जब आना चाहिए जब वर्ल्ड आपसे मांगे। ये इंडिया ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। आजकल इंडिया खुद वॉलंटियर नहीं करता है, क्योंकि जब आप वॉलंटियर करते हो ना तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। बिन मांगे इस सलाह समय किसी को नहीं इस समय ट्रंप की वैल्यू कम हो जा रही है। तेरे से मांगा किसी ने कुछ नहीं था, तूने हर जगह पर बोल दिया कि पीस 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 और कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज। 67 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एट वॉर विद ईच अदर। मैं आपको, आप एनालाइज करवा लीजिए किसी से, ऑल 67 हैज गॉट यूएस बिहाइंड इट इन सम वे और द अदर। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो डिफेंस इंडस्ट्री उनकी सरवाइव कर रही है वो इस टेररिज्म और इन लड़ाइयों के ऊपर कर रही है। ये आप बताइए, अफगानिस्तान के पास यूएस के हथियार क्यों हैं? पाकिस्तान के पास यूएस के हथियार क्यों हैं? हमास के पास हथियार क्यों हैं यूएस वाले? दूसरे हथियार क्यों नहीं है? मतलब जहां जहां युद्ध हो रहा है वहां हथियार यूएस के ही हो रहे हैं, और ये ट्रंप जो है सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, फसाड है इनका, प्रोफेसर अंशु, के भाई मैं तो शांति दूत हूं, असल में तुम तो हथियारों के सप्लायर हो, तुम तो धंधा कर रहे हो। बिल्कुल, अमेरिका को पूरा विश्व हथियारों के सबसे बड़े सौदागर के रूप में ही तो जानता है पिनाज। और जो ये पूरा रशिया यूक्रेन युद्ध चला है, इसको फ्यूअल अप किसने करवाया है? नाटो के माध्यम से, जिस तरह से यूरोपियन देशों की एक तरह से कलाई मरोड़कर उनसे भी मदद करवाई गई, अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन को आज तक इस युद्ध में खड़ा रखा हुआ है, इसके पीछे देखिए अमेरिका ने कुछ भी फ्री में नहीं दिया है। ये सब कुछ कर्ज है जो अमेरिका ने यूक्रेन को डायरेक्टली या नाटो के देशों के माध्यम से दिया हुआ है, और उसको वसूलेगा जरूर। और यहीं पर आकर के ट्रंप में और हमारे प्रधानमंत्री में, अमेरिका में और भारत में एक अंतर है जो मैं बताना चाहती हूं, और जिस हम एक थीम पर चर्चा कर रहे हैं उस पर कुछ बिंदु जोड़ना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री और भारत जब बात करते हैं तो मैं की बात नहीं करते हैं, वो हम की बात करते हैं। और जब ट्रंप बात करते हैं या अमेरिका की जब वो बात करते हैं तो वहां मैं की बात होती है। तो अमेरिका एक व्यक्तिवादी देश है, ट्रंप मैं करने वाले नेता हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला देश है, और मोदी जी हम की बात करने वाले नेता हैं। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका में जो ये ऐतिहासिक G20 का सम्मेलन हुआ है, इसमें जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में
भारत के एजेंडे को प्राथमिकता दी गई है जो वैश्विक भलाई से जुड़े हुए रहे हैं। और अब जब पुतिन आ रहे हैं भारत, तो मैंने आप ही के शो में इस बात को रखा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध का अंत तब तक नहीं होगा जब तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को मध्यस्थता के लिए इसमें नहीं बुलाया जाएगा। अब वो मुझे एक मौका बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन यहां पर होंगे। हम सभी ने देखा किस तरह से अलास्का मीट फेल हुई मिजरेबली। हमने ये भी देखा कि जब हमारे प्रधानमंत्री एससीओ समिट में शिरकत करने गए थे तो पिनाज वहां उनको जेलेंस्की का फोन आया था कि आप जब साइडलाइंस पे पुतिन से मिलेंगे तो प्लीज युद्ध को अंत करवाने की आप बात कीजिएगा। उन्होंने खुद इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला था और इसको ऑफिशियली भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमने खबरों में देखे थे। तो ये एक जो भरोसे की बात है ना, जिसकी कमी की वजह से अभी तक इस युद्ध का अंत नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है वो जो मध्यस्थता है जहां जेलेंस्की अड़े हुए हैं एक वॉर हीरो बनने के लिए और वो चाहते हैं कि जो जीते हुए एरियाज है वहां से रशिया वापस चला जाए, और पुतिन अड़े हुए हैं कि जेलेंस्की की सत्ता परिवर्तन हो क्योंकि कब से इलेक्शंस नहीं हुए हैं और जो जीते हुए एरियाज हैं उनको रशिया नहीं छोड़ेगा और यूक्रेन किसी भी कीमत पे नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। मुझे लगता है इनको एक डिप्लोमेटिक टेबल पर ला करके यहां से यदि संवाद का कोई हल निकाल सकता है तो वो भारत निकाल सकता है। तो भारत ही इस हल को निकालेगा। प्रोफेसर अमिताभ जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, यहां पर अगर देखें तो ट्रंप कहना नहीं चाहिए अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने बिहेव किया है, मेरी मर्जी, आज ये कहूं कल वो कहूं, कोई सब्सटेंस नहीं है बात में, वजन नहीं है। युद्ध रुकवाने की बात करता हूं, मुनीर के साथ लंच करने बैठ जाता हूं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जगलर वेन 2 स्टेट थ्योरी की बात करता है। तो पुतिन मतलब ट्रंप आदमी क्या है, सोच क्या रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि युद्ध रोको, वेनेजुएला में हथियार लेके खड़े हुए हैं। पूरा यूएस ढूंढ रहा है कि ट्रंप है कौन। आप बस समझना चाह रही है अभी। देखिए, तो यूएस ने ही तो चुना है सर, दिक्कत तो यही है, यूएस वालों ने ही चुना है अपने लिए ये नगीना। देखिए, ट्रंप साहब ये जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और उनकी पॉलिसी का असर पूरी दुनिया पे होगा। टू हुड्स टू अदर्स, वो सीधा कहते हैं। अगर वो सुबह बेड के लेफ्ट साइड से उठते हैं नई पॉलिसी, राइट साइड से उठते हैं नई पॉलिसी। यानी उनके दिमाग में है ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कब क्या कहेंगे। इसीलिए आज जो है विश्व में अमेरिका की और ट्रंप साहब की विश्वसनीयता कम हो गई है। ऐसे समय में पुतिन का भारत आना उसी विश्वसनीयता को दिखाता है जो पिछले 55 सालों से 1971 के बाद जो हमने उनसे ट्रीटी साइन की थी सोवियत यूनियन के, उसके बाद की है। और यही वो विश्वसनीयता है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे हमारे मिलिट्री हार्डवेयर हो, उनमें कंसिस्टेंटली रूस ने और पूर्व सोवियत संघ ने सपोर्ट किया है। आज उसी विश्वसनीयता का नतीजा है कि भारत वो आ रहे हैं और भारत उन चुनिंदा देशों में आप ध्यान देंगी जहां पुतिन गए हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया और यूएई छोड़ दें, मंगोलिया छोड़ दें, तो भारत वो सबसे बड़ा देश है जहां ये आ रहे हैं। अमेरिका तो गए थे किसी और कारण से। तो इस तरह से भारत की विश्वसनीयता और ट्रंप की विश्वसनीयता, ये दोनों एक बहुत बड़ा खाई है। उसी खाई को दूरी करने के लिए जो अगले 100 घंटे में आप दिखाने जा रहे हैं हम लोगों को, पूरी दुनिया को, वो होगा भारत की विश्वसनीयता दुनिया के प्रति, पुतिन की विश्वसनीयता भारत के प्रति, वो और इस्टेब्लिश होगा। और यही नहीं, आने वाले दिनों में आप माने ना माने, भारत एक बहुत बड़ा इंटरवेंशनिस्ट या हस्तक्षेप करेगा इस युद्ध की मध्यस्थता के लिए, जैसा अंशु बोल रही थी। इसके पहले भी हमने देखा है कि वो जेलेंस्की साहब से भी मिले हैं, पुतिन साहब से, और पुतिन से जब मिले उन्होंने उनके मुंह पे कहा यह युद्ध का काल नहीं है। जेलेंस्की को भी उन्होंने कहा कि आप किसी तरह शांति वार्ता के लिए तैयार होइए। हालांकि जेलेंस्की में हम सब जानते हैं थोड़ा बचकाना है, जिसके चलते आज ये सारे विवाद हो रहे हैं। और अमेरिका का इसमें स्टेक क्या है? वो पैसे नहीं दे रहा है। पैसे लेकर यूरोपियन यूनियन से, नेटो से वो जेलेंस्की को आर्म्स दे रहा है। तो इसमें अमेरिका का स्टेक कुछ नहीं है। अमेरिका सिर्फ पुतिन से दोस्ती करके अपनी कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसी विश्वसनीयता जो भारत की रूस के प्रति है, वो आधार बनेगा विश्व शांति के लिए। और हमने वहां भी जाके कहा है कि ये हम बुद्ध के देश से आते हैं जहां शांति एक बहुत बड़ा मसला है, मुद्दा है। और हमने ये भी दिखाया कि कैसे हम दुश्मन को 100 घंटे के अंदर परास्त करके हम वापस अपने पास चले आते हैं। पूरी दुनिया देखती रहती है और ट्रंप साहब फोन करते हैं और उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है भारत से। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि ये पूरी जो दोस्ती है पुतिन और भारत की,
वो विश्वसनीयता पर आधारित है। आज नहीं कल आप देखेंगी पूरी तरह से अमेरिका अविश्वसनीय शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में प्रदर्शित होगा। अमेरिका अपनी फजीहत खुद करा रहा है और ट्रंप उसमें, एक तो अमेरिका कमजोर हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और उसमें ट्रंप की जो हरकतें हैं, ट्रंप का जो मिजाज है और उनका जो बिजनेस लाइक माइंड है, ना कि पॉलिटिशियन लाइक या स्टेट्समैन लाइक, वो कहीं ना कहीं आग में घी का काम कर रहा है अमेरिका की इस फजीहत को कराने के लिए। सर, अब बैल साहब 100 घंटे बाद क्या लग रहा है, ये युद्ध भड़कने वाला है और ज्यादा, या फिर कुछ शांत होता दिख रहा है? देखिए, जब तक तो पीस डील साइन नहीं होती, यह युद्ध की नीति है कि युद्ध को भड़काया जाए। जितनी भी टेरिटरी आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ले सकते हैं, या जितनी भी दहशत कर सकते हैं एनिमी टेरिटरी के, एनिमी के ऊपर, तो वो करेंगे। देखिए, सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन्स से अटैक किया जाता है, दर्जनों के हिसाब से मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जिनको पकड़ा भी नहीं जाता। ये रशिया की बात कर रहा हूं मैं। और साथ में ग्लाइड बॉम्ब्स, वो भी सैकड़ों के हिसाब से ड्रॉप किए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। ट्रंप की एक बात कहूं मैं, उनकी आज पॉपुलर रेटिंग जो है, पॉपुलैरिटी रेटिंग 50 से ऊपर प्रतिशत थी जब उन्होंने कार्यकाल संभाला था। आज उनकी गिर के 36% पे आ गई है। 60% अमेरिकन उनकी पॉलिसीज को सहमति नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि जब वो भारत आएंगे तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात जो उस टाइम पे डिस्कस होगी वो एनर्जी के ऊपर होगी और डिफेंस के ऊपर होगी। और एनर्जी का जो डिस्काउंट वो देते हैं, हमको अभी 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। भारत, आपको मालूम होगा, 242 मिलियन टन ऑयल इंपोर्ट करता है, तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। और साथ में भारत 161 बिलियन डॉलर का उन्होंने पिछली बार इंपोर्ट किए थे ऑयल्स। तो अगर इतना बड़ा ऑयल का करता है, तो अगर तेल वो बंद कर देगा रशिया से लेना, तो बहुत ही एडिशनल जो बर्डन आएगा भारत के ऊपर, उसको रेट किया गया 5 से 10 बिलियन डॉलर या उससे भी ऊपर हो सकता है। इस वजह से ऑयल एक मेजर मुद्दा होगा जब वो और डिस्काउंट की बात करेंगे। और इसके अंदर भी तरीका है, वो खुद ही भारत को बताएंगे कि सैंक्शन्ड एंटिटीज तो ये दो हैं हमारी। एक तो उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है रोजनेफ्ट और दूसरी ल्यूकॉयल, ये 2 कंपनीज पे हैं, लेकिन बाकी कई छोटी कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जिनका इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो यानी बिजनेस के साथ साथ कूटनीति और फिर आपसी संबंध जो है उसके साथ साथ एक होता है ना, एक पाथ डाइवर्ट करेंगे। अब हम जरा युद्ध वाली बात पर सर दोबारा लौटना चाहेंगे हम लोग। शैलेंद्र सर, ट्रंप ने मुनीर को जिस तरह से लंच पे बुलाया, जिस तरह से तारीफ की, उसके बाद मुनीर बहुत उछलता फिर रहा था, सबने देखा उसके बाद किस तरह का उसका एटीट्यूड रहा। अब जब दिल्ली में बैठकर पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी, कई अहम समझौते होंगे, क्योंकि अमेरिका कहता है मेरे हथियार खरीदो और किसी से मत खरीदो, हिंदुस्तान कहता है ऐसे नहीं चलेगा। जब ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया पर जाएगा, ट्रंप को जाएगा, मुनीर के दिमाग में क्या टेंशन चलेगी? आई डोंट नो आप क्यों इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि मुनीर को लंच पर बुलाया गया था। देयर इज नथिंग टू बी इंप्रेस्ड अबाउट इट। मैं आपको प्रूव करता हूं, क्योंकि प्रूफ का जमाना है ना। प्रॉब्लम ये है मेरे लिए, मुनीर 4 दिन तक वहां थे, चौथे दिन उन्हें बुलाया गया था। भाई पहले दिन अगर बुलाया गया होता तो पहले दिन जाते व्हाइट हाउस, चौथे दिन क्यों गए? 3 दिन वो घूम रहे थे। बाय द वे, वो बोल रहे थे हम डायस्पोरा को एड्रेस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। और वो जब डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे, ये यूएस का लाइव टेलीकास्ट था उस समय, रिकॉर्डिंग भी था, हमारे चैनल पर भी आया था कि लोग उनकी मुर्दाबाद कर रहे थे, मर्डरर बोल रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। अगर यही उनकी पॉपुलैरिटी है फिर भी। बट एनीवे, कोई भी एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कंट्री का अगर उसे पता चलता है तो वो अपने स्टाफ से पूछता है, ये के मुनीर व्हाट इज दिस, क्यों आए हुए हैं? तो बोले सर ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। बोले अच्छा, तो पाकिस्तान न्यूज़ में क्यों हैं? बोले सर वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, भुखमरी मर रही है। बोले अच्छा चलो भुखमरी है तो उसे लंच पे बुला लो, ही शुड बी सेटिस्फाइड। अदरवाइज देयर वाज नेवर अ ऑफिशियल इन्विटेशन। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, नहीं तो वो पहले दिन ही। अच्छा, दूसरी बात, मुनीर का और ट्रंप का कौन सा प्रोटोकॉल बनता है कि हाँ जनाब उनको लंच पे बुलाया जाए? मैं जब ये बात कर रहा हूं ना कि लंच पे, इसलिए सूटकेस लेके गए थे सर। नहीं, सूटकेस तो उसके बाद का है इंसिडेंट। पहले बातचीत चल अच्छा रही चलिए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ गए हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हो, प्रेसिडेंट के साथ गए हो। अनप्रेसिडेंटेड, व्हाइट हाउस में पहला और शायद आखिरी एक आर्मी चीफ होगा जो लंच पर गया। ये था पर्सनल गेन जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था।
क्योंकि उन्हें मालूम था ट्रंप को कि मेरे बेटे ने बिटकॉइन का बिजनेस करना है। सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए वो गए थे और कोई रीजन नहीं था। वो ठीक है, मुनीर कैन कीप सेलिब्रेटिंग, देयर इज नथिंग बिग। अच्छा एक बात बताओ, मुनीर गए, पाकिस्तान के साथ कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट हो गई उस दिन से बाद से अब तक, बता दीजिए। चलिए, उसके बाद शरीफ के साथ भी गए, वो सेल्समैन की तरह वो सूटकेस पकड़कर। कंगाल होने से तो बचा लेता है ना अमेरिका हर बार। नहीं, देखिए वो बताइए ना, हर बार बचा लेता है। नहीं, तो वो पर्सनल चीजें आएंगी। अगर मेरे बेटे का बिटकॉइन बिजनेस वहां का आप इंप्रूव, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जो आप आईएमएफ का जो बता रही हैं कि चलिए जी यूएस के सपोर्ट से मिल जाता है, बट वो जाता कहां है? वो वापस इन्हीं के पास आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आज तक पाकिस्तान प्रूव नहीं कर पाया। और इस बार भी आईएमएफ ने बोला है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको जब मिलेगी जब पिछले 2 इंस्टॉलमेंट का आप जायजा देंगे। सर आईएमएफ बोलता कुछ है करता कुछ है, ये तो हम सब ने देख लिया। तो इसमें क्या डाउट है? उसमें क्या डाउट है? तो वो यही चीज मुनीर कर रहा है, मुनीर भी यही कर रहा है। सर, दिक्कत तो यही कौन है। सा ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल है जो उसकी सीट के नीचे, उसकी टांगों के नीचे लगा हुआ है और वो बोल सकता है कि मैं बेच लूंगा? आप बता दीजिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है तो और क्या है? आप बताइए सपने मुझे। तो बेचा है वो। ठीक है भाई, चूरन खिलाओ, बेचो। प्रोफेसर अंशु, जरा एक चीज समझना चाहेंगे, अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, ठीक है, हमने हमेशा कहा है कि भाई हम तटस्थ हैं, ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है, और अब हम बहुत वोकल होकर एक और चीज कहते हैं कि हम अपना फायदा देखेंगे। ठीक है ना, इंडिया फर्स्ट, हमें कोई नैतिकता का लबादा नहीं ओढ़ना, हमें कुछ नहीं करना, जैसे आप चलते हो अपना फर्स्ट लेके, हम अपना फर्स्ट लेके चलेंगे, बुरा लगे जिसको लगे, लगता रहे। उस दौरान हमने जिस तरह की अपनी पूरी डिप्लोमेटिक अप्रोच रखी है, और पुतिन का हिंदुस्तान आना, कई अहम रक्षा समझौते होना, और उस वक्त में होना जब मुनीर या पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी अमेरिका से एक बार फिर होती हुई दिख रही है, कम से कम नैरेटिव में, चाहे है कितनी नहीं है उसको एनालिसिस हो सकता है, लेकिन दिख रही है, और उसी के बल पर पाकिस्तान जो है फुदक भी रहा है। तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें हम? देखिए, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को यदि पिनाज आप देखें तो मैं कुछ महीने पहले ले चलती हूं आपको, क्योंकि आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत लेकिन फिर भी अपने विदेश नीति में जो आधारभूत उसका स्तंभ है पंचशील और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और ये कहीं ना कहीं एक नैतिक मूल्य पर ही स्थापित हमारे मूल्य हैं। इसको लेकर के हम अपनी विदेश नीति को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करते हुए। अब कुछ महीने पहले ले चलती हूं, हमारे पहलगाम पर दुर्दांत आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया। उसके बाद हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। उसके बाद से आप देखिए कि कैसे वैश्विक राजनीति में चीजें बहुत तेजी से बदलनी शुरू हुई। उसके बाद ट्रंप अचानक आए बीच में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि भाई मैंने तो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध का अंत करवाया है। युद्ध हुआ ही नहीं था, देयर वाज नो वॉर डिक्लेयर्ड, वो एक ऑपरेशन था जो हमने पॉज किया। और बार बार हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी ने मध्यस्थता नहीं कराई है। पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आने के बाद हमने अपने इस ऑपरेशन को पॉज किया है। और आपको याद होगा, हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है कि ये एक पॉज्ड ऑपरेशन है, जब जरूरत पड़ेगी हम इसे दोबारा करेंगे। इसके बावजूद अभी तक 30 से 40 बार ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए। उसके बाद वो बौखला गए जब हमने उनके इस दबाव को नहीं माना। फिर हमने देखा कि ट्रंप ने टैरिफ का एक दबाव भारत के ऊपर बनाया। इसके पीछे रीजन दिया कि भाई आप रशिया को से ऑयल एंड गैस लेते हैं तो रशिया यूक्रेन युद्ध को आप फ्यूल अप कर रहे हैं, भैया चाइना और तुर्की पे क्यों नहीं लगाए जो हमसे ज्यादा मात्रा में ऑयल एंड गैस रशिया से लेते हैं। तो वो एक डिप्लोमेटिक रीजन समझ में आ रहा था कि ट्रंप वाज इरिटेटेड, क्योंकि भारत जिस तरह से लगातार वैश्विक राजनीति में अपना परचम लहरा रहा है, जिस तरह से दूसरे देशों का सहयोग मिल रहा है भारत को, जिस तरह से अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आप एक मोमेंटम देखिए कि पिछले अप्रैल मई के बाद से कितने पावर क्लब में शामिल हो रहे हैं, पच नहीं रहा किसी को। हम उस पावर क्लब जलन और मिर्ची आपने बोली थी ना, हम उस पावर क्लब को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है जो सभी को समझने का है। हम शक्ति की परिभाषा को बदलते हुए हम उसे इलीट नहीं बना रहे हैं, हम उसे डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। और ये G20 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ करके हमने साबित करके दिखाया है। तो यही बात है जो ट्रंप को चुभ रही है। अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मेरे ख्याल 11 से 12 राष्ट्राध्यक्ष पिछले 6 महीने में भारत का दौरा करके जा चुके हैं, और अलग अलग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में भारत की चमक और धमक दोनों दिखी है। और ट्रंप के टैरिफ से हम डरे नहीं, तो नतीजा यह है कि 8% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ अभी जो हमारे Q2 के रिजल्ट्स आए हैं हमने रजिस्टर कराई है। तो हमने पूरे विश्व को बता दिया है कि यदि आपकी नीयत सही हो, आपका काम करने का तरीका सही हो, आप कंपटीशन में नहीं कोलैबोरेशन में बिलीव रखते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब पुतिन आ रहे हैं,
इस भारत में आ रहे हैं जो 8% से ऊपर की जीडीपी अपनी ग्रोथ करा करके बैठा हुआ है, तब जब पर हम पर प्यूनिटिव मेजर्स ट्रंप ने लगा रखे हैं। मुनीर ने जिस तरह से चाइना को पाकिस्तान एक तरह से हम सभी जानते हैं कि बिका हुआ है या लीज पर है, और जिस तरह से इस पूरे तथ्य के बावजूद अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाया है, तो पिनाज पाकिस्तान के लिए तो बहुत डेट्रीमेंटल स्थिति है आगे के लिए। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका जिस देश में घुसता है, जहां अपना कोई बेस बनाता है या जहां अपनी इस प्रकार की प्रेजेंस बनाता है, तो वहां पर किस प्रकार की स्थितियां बनती है, ये अफगानिस्तान के उदाहरण के माध्यम से हम सभी समझ सकते हैं। तो मुनीर के सामने तो अभी आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। चीन ने वहां इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। अमेरिका की तरफ से भी उस समय ईरान के साथ अमेरिका इंगेज था, तो मुनीर को एक ल्यूर करने के लिए कि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर मिलती है ईरान और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान की सहायता ना करे, ये रीजन था। और आपको याद होगा कि मुनीर वहां बैठ करके ट्रंप की प्रशंसा के गीत गा रहे थे, और शहबाज शरीफ सब गा रहे हैं। वो तो पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, ट्रंप से इतनी मोहब्बत हो गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इजराइल को कंडेम करते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालना पड़ा था। तो कितनी मजेदार बात कि वहां पर बैठ करके मुनीर अमेरिका के गीत गा रहे हैं। अमेरिका के और ट्रंप के गीत गाने का मतलब है कि आप इजराइल के साथ हैं, और आपके जो प्रधानमंत्री है वो यहां से इजराइल को कंडेम करते हुए स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि जनता नाराज हो गई थी, बहुत कंफ्यूज हो गए। पाकिस्तान के सामने तो अभी स्थिति बहुत ही दुर्दांत है। वो बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, रोग स्टेट है, सरकार बिल्कुल फेल है वहां पर। अभी इमरान खान का भी हम सब मसला जानते ही हैं। तो अभी जिस प्रकार की स्थितियां भारत के हित में वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं, एक तो ये कारण, इन स्थितियों का फायदा उठाएं युद्ध के लिहाज से, वो भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ आपसे भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अंशु जी ने बताया है, मैं अंशु जी के लिए 10 सेकंड का, अच्छा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कह दिया, मैं इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, मैंने कहीं नहीं सुना कि पाकिस्तान रिक्वेस्टेड फॉर अ सीज फायर, दे ऑलवेज बेग्ड फॉर द सीज फायर। देखिए, नहीं, सच बात ये है, दे ओनली बेग्ड फॉर इट। जो स्टेटमेंट आए थे वो हमारी डीजीएमओ ने हमें फोन करके रिक्वेस्ट की थी। वो हमारे स्टेटमेंट अच्छे होते हैं ना, आप जिसको हम बैक पढ़े करना लिखे कह रहे हैं सर, उसको मैं रिक्वेस्ट करना कह रही हूं। सो फैक्चुअली आई एम नॉट रॉन्ग। इस तरह से ऑन एयर मत बोलिए। ही इज बीइंग लिटिल सरकास्टिक। नहीं, आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक। पाकिस्तानियों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, उनको समझ यही लैंग्वेज आती है कि गिड़गिड़ा कर भीख मांगी है, कि क्योंकि जीत रहे होते तो वो क्यों मांगते। ठीक है, बड़ी सीधी बात है। ऑफिशियली तो मैंने कहा ना, आप डिप्लोमेटिकली वो स्टेटमेंट पढ़ रही है। ये फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, आप भाषा बोल रहे हो फौजी वाली कि जहां मिर्ची ज्यादा लगे। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि भाई अब ट्रंप साहब खुद कंफ्यूज्ड है, किसी के सगे नहीं है, ये समझ में आ चुका है। कोई उनका दोस्त रात को होता है, सुबह जाके वो आदमी ठीक नहीं लगता उन्हें। तो फिर ऐसे में मुनीर और पाकिस्तान जिस तरह से ट्रंप पर बैंक कर रहे हैं, ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, मुनीर और पाकिस्तान कोई ट्रंप पे बैंक नहीं कर रहा है। उनको अपना प्रोजेक्शन कराना है एज अ पावरफुल प्लेयर, और अपने आप को प्रोजेक्ट कराना है। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है हम सब जानते हैं, कटोरा लेके घूमते हैं, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं से दिया गया सऊदी अरेबिया पैसा वापस ले लेता है। अफगानिस्तान ने एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया है, सबको पता है, जो शेर की सवारी वो कर रहे थे अब उनको खाने को दौड़ रहा है। तो जिस तरह की व्यवस्था बन रही है उसमें आप देखेंगी ट्रंप और मुनीर ये दोनों अपने इंडिविजुअल गेन्स के लिए, ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी चाहिए, पाकिस्तान के एलिट्स वो क्रिप्टो करेंसी देते हैं, और उस क्रिप्टो करेंसी के आधार पर वो अपनी विदेश नीति बनाना चाहते हैं। और मुनीर साहब को ये पता है कि जिस दिन पाकिस्तान में फिर से अगर नया इलेक्शन हो, इमरान खान तब तक अगर जीवित रहें तो मुनीर साहब को कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब जब अरेस्ट हुए थे, जेल गए थे, उसके बाद जो आर्मी के ऊपर वहां के लोगों का गुस्सा भड़का था, जीएचक्यू को जला दिया था कितने। तो मुनीर साहब का इस समय सोल पर्पस है कि अपने आप को उस फील्ड मार्शल के पोजीशन से, जो फील्ड मार्शल की पोजीशन से वो हटे नहीं। इसके लिए उन्होंने संविधान में भी परिवर्तन किए, पूरी तरह से एक हाइब्रिड सिस्टम वहां चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है ट्रंप साहब ये जानते हैं, और ट्रंप साहब को हमेशा मजबूत व्यक्तियों से रिलेशन करने की आदत है, चाहे वो पर मजबूती पचती नहीं फिर उन्हें, कोई उनसे आंखों में आंखें डाल के बात करे फिर चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं।
ये भी प्रॉब्लम है। और कई बार तो उनके जो सहयोगी है, आपने देखा किस तरह विटकॉफ उनको समझा रहे थे कि ट्रंप साहब से कैसे बात किया जाता है, यानी वो पहले से अपना बैकग्राउंड बना के चलते हैं कि किसको किससे बात करना है, और इनको तो सिर्फ बात ही करनी है, पैसा तो वो देने से रहे इनको, अभी भी उन्होंने पैसा का कोई कमिटमेंट नहीं किया। और इस समय मैं बता दूं, पाकिस्तान दो नावों की सवारी कर रहा है, एक तो अमेरिका है, दूसरा चाइना है। अमेरिका को कहता है रेयर अर्थ खोजिए, तेल खोजिए, चीन को कहता है आप सीपेक बनाइए, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे लग रहा है कहीं अगला फ्रंट चीन और अमेरिका का कोई टेंशन का बनेगा तो वो कहीं पाकिस्तान नहीं हो जाए। और हम सब जानते हैं कि जो दो नावों की सवारी करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते हैं, बीच में ही गिरते हैं। पाकिस्तान की भी वही स्थिति होने जा रही है। पाकिस्तान इस समय किस बूते पर खड़ा है? वो सिर्फ इस बूते पर खड़ा है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसी का वो दिखाता है डर भारत को भी, सऊदी अरेबिया हमने को तो भी। उसका ब्लफ कॉल आउट कर दिया और हमने खत्म कर दिया उसको। और वो ये जानता है कि जिस दिन अगर हम उन कन्वेंशनल पैरिटी में उनसे हारे तो हम भी उस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। और अमेरिका भी ये जाता है, कई लोग तो कहते हैं कि जो उनका न्यूक्लियर बटन है वो अमेरिका के पास है। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान इस समय एक बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। जिस तरह क्रिकेट उनको एकजुट कर देता है, इस समय आर्मी उनको लग रहा है एकजुट कर रही है, लेकिन यह भी ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जहां सत्ता परिवर्तन होगा, मुनीर साहब का और ट्रंप की दोस्ती खत्म होगी। और मैं ये भी बता दूं, जब भी भारत और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशन सही होंगे, टैरिफ पॉलिसी सही हो जाएगी, उस समय उसको पाकिस्तान को अमेरिका हॉट पोटैटो की तरफ फेंक देगा, जो अपने जगह पे अपनी औकात पे आ जाएगा। यूज एंड थ्रो पाकिस्तान के साथ अमेरिका करने वाला है, और अमेरिका तो सबके साथ ही कमोबेश यही करता है। लेकिन अब कुछ आप लोग भी अपने सवाल तैयार, अरे बाप रे इतने सारे सवाल है, मैं तो वक्त दे रही थी इन्हें सवाल तैयार करने का, लेकिन ये लोग तैयार हैं जी। सर मेरा सवाल है कि इस युद्ध के कारण भारत पर क्या असर पड़ेगा? किस युद्ध के बारे में? सर युद्ध काल के कारण, ये रूस यूक्रेन रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण सर भारत पर क्या असर पड़ेगा? एक दो सवाल और ले लें जी, आप पूछिए। हाँ आ रही हूँ, मैं सबके पास आऊंगी, अब चिंता ना करें। सर मेरा क्वेश्चन है कि भारत की तटस्थ नीति इस युद्ध काल में कितनी प्रभाव साबित हो रही है? क्या हमें एक पक्ष चुनना चाहिए? पक्ष चुनना चाहिए, ठीक है, इसका जवाब मैं आप लोगों से लूंगी जी। देखिए, जैसे ट्रम्प ने हमें 25% हमें वो बढ़ाया है टैरिफ, तो देखो हम सेल्फ डिफेंस है, हम लोकल से वोकल हुए हैं। तो जब हम चाइना का बैन कर सकते हैं तो ट्रम्प 25 और 30 और बढ़ा दे, तब भी हम उनका वो नहीं करेंगे। तो यानी अमेरिकी सामान नहीं खरीदना है? बिल्कुल नहीं, अमेरिकी सामान नहीं खरीदना मैम। बात है 25% बढ़ाए। अच्छा, हमें भी बढ़ाना है, हमें डरना नहीं चाहिए। अच्छा, डरना उस चीज का सामना करना चाहिए। ठीक है, आपका सवाल जी। सवाल, हाँ। मैं ट्रंप साहब को बोलना चाहता हूं कि हमारे एक किताब में लिखा गया है कि आप जितने जितने ऊपर चलते जाएं उतने उतने हम्बल होना चाहिए। ये हमारे ट्रंप साहब को सीखना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से। क्योंकि जितना आप हम्बल रहेंगे उतना आप ग्रोथ। सवाल नहीं है आपके पास, सलाह है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेहतरीन सलाह। सवाल के पास लौटूंगी मैं। बेल सर, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध का हम पे कोई असर? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ था। सप्लाई चेन क्या होती है? जो आप अपना जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो तेल हो गया या फिर मेटल्स हो गए या ग्रेन्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, जैसे कि हम कैस्टर ऑयल लेते थे यूक्रेन से, तो कहीं ना कहीं वो चीजें, ग्रेन्स भी लेते हैं यूक्रेन से, कई देश, अफ्रीकन देश लेते थे, तो उसमें डिसरप्शन हो गया। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा और भारत को भी उस इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने बहुत क्विकली अडेप्ट करके अपना सप्लाई चेन को दूसरी जगहों पे बना लिया। लेकिन बात यह नहीं है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध इतनी दूर है कि भारत को इफेक्ट नहीं कर रहा। बात यह है कि आज भी वो भारत की तरफ देखते हैं कि कोई रेजोल्यूशन कर सकता है तो भारत उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपका सवाल होगी प्रोफेसर अंशिक, छोटे छोटे जवाब ताकि हम ज्यादा सवाल ले सके। इन्होंने कहा कि अब एक फ्रंट चुन लेना चाहिए, तटस्थ नीति बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं दिख रही है इनको। नहीं, बहुत फायदेमंद है। हम रशिया का साथ कैसे दे सकते हैं जबकि हमको पता है कि यूक्रेन पर अटैक तो रशिया ने किया, हालांकि उसके कारण पूरा विश्व समझ रहा है। और यूक्रेन का साथ कैसे दे दे जबकि हम जान रहे हैं कि किस तरह से नाटो इनडायरेक्टली ये युद्ध जो है वो नाटो वर्सेस रशिया का चल रहा है या अमेरिका वर्सेस रशिया का चल रहा है, जिसमें यूक्रेन एक पपेट बन के खड़ा हुआ है। लेकिन जब आपको याद होगा बूचा में नरसंहार हुआ था तो हमने उसकी भर्त्सना की थी। और जो जैसी जहां हमें ऑन द ग्राउंड जिस तरह की सिचुएशन दिखती है, हम अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं। हथियार खरीदने हो, तेल खरीदना फायदा हो, भी नहीं। एक जो हमारे विदेश नीति के तत्व हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए वी आर एक्टिंग।
और मैं कह दूं तटस्थ नहीं है, हम नॉन अलाइंड हैं, जिसको मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, All aligned है। हाँ, सामरिक स्वायत्तता हाँ, कहते हैं, हम बिल्कुल। उसका एक्सरसाइज करते हैं कि हम चुनेंगे कि क्या हमें डिसाइड करना है, कोई हमें आके बताएगा नहीं। तो तटस्थता सही शब्द नहीं अंग्रेजी में, और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन तटस्थ हम नहीं कहते हैं उसको। इनफैक्ट हम ये कहते हैं पिनाज कि फ्रॉम नॉन अलाइंड वी हैव बिकम ऑल अलाइंड नेशन। सबके साथ है, सबके साथ है भाई, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी फॉलो करते हैं। सवाल सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी पुतिन आ रहे हैं, तो हमें अपने मतलब डिफेंस सिस्टम पे और अपग्रेड करने की क्या क्या जरूरत है, क्योंकि हम सबने S-400 का चलिए वो सर, कमाल देखा है, तो हमें क्या और थोड़े और हथियार डिफेंस अच्छे दे सिस्टम दें, में जरा और क्या थोड़ा अपग्रेड स्पीड बढ़ा करने दें, का S-400 जरूरत है? ज्यादा आ जाए, क्योंकि सर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है तो कुछ भी कभी भी मेरा हो सकता है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप नई जनरेशन हो, चेंज करो। हमें डिफेंस मजबूत बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपना ऑफेंस मजबूत करना है। मानो मेरी बात, 70 साल हो गए डिफेंस करते करते कि चलो जी पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। आजकल आप देख रहे हो कि पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आजकल आप ऑफेंसिव हो गए। मेरे टाइम में सपना भी नहीं ले सकते थे कि हम बॉर्डर क्रॉस कर कर पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक कर कर ऑफिशियली वापस आ पाएंगे। अगर पुतिन से लेना है तो आप उसका ऑफेंसिव सिस्टम्स लीजिए। आप लोगों को सबको पढ़ाया दिखता है कि S-400 हमारा डिफेंसिव सिस्टम है, नहीं है, क्योंकि उसकी जो रीच है अगर 400 और 600 किलोमीटर है तो वो वहां जाकर मारेगा। ऑफेंस है। आप मेरे तरफ मत आना, ये गलती कभी मत करना। मुझे लगता है कि इस समय भारत को अपनी इस मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। स्टॉप थिंकिंग डिफेंस, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑफेंसिव डिफेंस। हमारी पॉलिसी है, हम अटैक नहीं करेंगे। राजनाथ जी ने ठीक कहा ना कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिव्यू नहीं हो सकती। भाई जरूरत पड़ने पर रिव्यू कर सकते हैं हम। नहीं, अब तो हम भूगोल बदलने की बात करते हैं, सिंध लेने की बात करते हैं, अब मैं तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं सर। सो आपकी मेंटालिटी में जब चेंज आएगा तो आप उन सिस्टम्स को ढूंढना शुरू करोगे जो आपके ऑफेंसिव हैं। ठीक है। अगर लेना है ऑफेंसिव सिस्टम्स लो। ठीक है। सवाल। हेलो सर। हेलो मैम। क्या भारत और पाकिस्तान के जो नए रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका के जो नए रिश्ते बन रहे हैं, भारत की सुरक्षा के लिए क्या वो खतरनाक है? कौन बोलेगा? देखिए, अमेरिका के एक्सपर्ट्स डील दिस। अमेरिका के जिससे भी संबंध बनते हैं वो टेंटेटिव होते हैं, Yes. ट्रांजैक्शनल होते हैं और कुछ दिनों के लिए रहते हैं। इसीलिए कोई ये कह दे कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती करके बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और जब पिछले 50 साल से, आप पिछले 15 साल छोड़ दीजिए, उसके 50 साल पहले से पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। कितने बार हमने हराया है, कितने बार उनको मुंह की खानी पड़ी, कितने बार क्लिंटन साहब ने 1999 के कारगिल युद्ध के बाद उनको जाके बोला था बंद करो ये ड्रामा, नहीं तो और पिटोगे। तो कहने का मतलब है हमेशा वो ट्रांजैक्शनल रहता है, पैसे दो, कैश एंड कैरी स्कीम है वो। सर, अगर बहुत सिंपल कहूं, अमेरिका युद्ध करवाता है, रुकवाता नहीं है, और युद्ध में उतरता तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाल फिलहाल की स्थिति देखो, अभी सबसे बड़ा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है आपके सामने। जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इंगेज हुआ तो यूएस कहां था? और तो और जो सऊदी के साथ में एक डील की थी, पूरा ये डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया था कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पे, तो वहां से भी कोई सहायता नहीं मिली। तो हमारे लिए इस प्रकार की कोई चिंता करने की, पाकिस्तान के यदि आप हवाले से कहें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐसी वरीसम सिचुएशन। इनफैक्ट यूएस ने अभी $1 मिलियन उनको दिया है, अफगानिस्तान को एड दी है। आप सोचिए कि किसके लिए एड दी है। देखिए, पाकिस्तान, जब हम यूएस की बात करते हैं ना, वो आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ये यूएस की फितरत में रहा है। ये एक अलग बात है, आजकल आपको और हमें समझ आ गया है, इसलिए आजकल हम उसको उसी आवाज में बात करते हैं कि यू मे बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, नॉट फॉर अस, वी केयर टू हुट्स अबाउट यू। अदरवाइज हो नहीं सकता। अगर आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है तो हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। नहीं, नॉट ओनली दैट, हो नहीं सकता दुनिया की कोई कंट्री में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप किसी को बोले, जो उन्होंने मोदी को बोला कि आप मेरे ऊपर से फ्लाई करके साइप्रस जा रहे हो, जरा 1 घंटे रुकते हुए चले जाना। हमने कहा जनाब हमारे पास टाइम नहीं है। आप सोच लीजिए, कोई नहीं बोल सकता। जी, सवाल। बैठ के दिखेंगे आप, चिंता ना करें। ये शिष्टाचार है दिखने अरे के तो लिए। नहीं, बैठे रहिए। शिष्टाचार ना, कैमरा नहीं शिष्टाचार पकड़ पाएगा। बैठिए। हाँ। गुरुजी राम राम। पहले आपसे एक क्वेश्चन है, मतलब आपने
इनने सर ने बोला कि इकोनॉमी हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं, वो चीज आपने बोली थी ना, जैसे अच्छा, मिर्ची ठीक है, लगने सवाल तो वाला पूछो बेटा। और जलन होने वाला, तो सर उसमें कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? वहाँ पे अगर कोई बंदा है कचरा निकालने जा रहा है तो उसके लिए कोई मशीन यूज नहीं किया जा रहा, तो कैसा मतलब कि इकोनॉमिक नहीं, देखिए, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस ये था, शायद आप मिस कर गए, कि टैरिफ से रिलेटेड जब बात हो रही है, उस टैरिफ का हमारे ऊपर फेयर एक असर आया है। ऐसा नहीं आया, कहीं पर 6% आया, किसी एक ट्रेड में एक जगह पर 3% भी आया है, एक जो हमारा जेम्स और ज्वेलरी है उसमें 60% की डाउनफॉल हुई है। लेकिन मैडम ने क्या बढ़िया बात बताई, 8.2 हमारा ग्रोथ हुआ है इकोनॉमिक। तो अब आपको देखना क्या है, ये 5 उंगलियां हैं, इसमें कहीं कम हुआ, इसमें कहीं कम हुआ, इसमें ज्यादा हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें क्या हुआ? ये भारत की इकॉनमी है। अगर ये बढ़ रही है तो फिक्र की बात नहीं है। इसमें किसी की मिर्ची की बात नहीं है, मिर्ची उनको लग रही है, हमें नहीं लग रही। हमारी ग्रोथ जो है, आप एक बात बताओ ना, हम कहां चल रहे हैं आजकल? हम 3rd 4th वहां पर चल रहे हैं इकोनॉमिक, उसमें हमने अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। किसको मिर्ची लगनी चाहिए, मुझे या उन्हें? ऑब्वियस बात है उन्हें। उस रेफरेंस में बात हो रही है कि इन लोगों को मिर्ची लगेगी। सर एक और टेंशन तो बेल साहब, ये भी मिर्ची लग रही होगी जब हमारी डिफेंस डील साइन हो रही होंगी। S-400 अभी तो पूरे आए नहीं है। तब पाकिस्तान को हमने क्या सबक सिखाया था, ये पाकिस्तान ने देखा। ब्रह्मोस जो हमारा ज्वाइंट वेंचर है, उसने कैसे रातों की नींद उड़ा दी, देखा। अब पुतिन आएंगे तो कुछ बड़े, सर ने जैसा कहा, ऑफेंसिव हथियारों के ऊपर बात होगी, ज्वाइंट ऑपरेशंस होंगे, नए फाइटर जेट्स आएंगे, तो टेंशन तो हाई है। पेनास जी, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था ऑप सिंदूर के अंदर, जब हमारे S-400 ने 314 किलोमीटर दूर उनका सबसे हाई वैल्यू एसेट को डिस्ट्रॉय किया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसके बाद हमने उनसे $5 बिलियन के 5 सिस्टम खरीदे हैं, यानी कि हर सिस्टम $1 बिलियन के करीब आता है। 3 वो दे चुके हैं, 2 और देने हैं। इस पे भी बातचीत होगी कि जितनी जल्दी वो हमको दे दे, 2027 की बात कर रहे हैं, उससे पहले दे दे अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा S-500, उससे भी दूर का रेंज का 500 किलोमीटर रेंज की भी बात हो रही है। फिर Su-57 की जो ऑफेंसिव बात चल रही थी, हमारे पास अगर एक चीज की कमी है वो है स्टेल्थ कैपेबिलिटी। स्टेल्थ का मतलब होता है वो जहाज जो रेडार पे कम दिखता है और विजुअली भी कम दिखता है, और उसका जो हीट सिग्नेचर होता है वो भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं Su-57 एक ऐसा विकल्प है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, को डेवलपमेंट भी कर सकता है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, और साथ साथ में वो हमको सोर्स कोड देंगे कि भारत के वेपन सिस्टम्स उसमें लग सके, जैसे अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, या भारत का बहुत ही अच्छा गैलियम नाइट्राइड का रेडार वो लग सके उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत Su-57 पे जरूर होगी। लेकिन एक चीज आ जाती है कि हम साथ साथ में M का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, पर वो 10 साल बाद प्रोड्यूस होगा, तो उसका स्टॉप गैप के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, जिसमें इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर पाएंगे। और इसके जो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, कोई भी जहाज आप देश में बनाते हैं तो एकदम नहीं बना सकते, उसके लिए फैक्ट्रीज खड़ी करनी पड़ती हैं, इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। वो आधा तैयार है अभी हमारे पास, क्योंकि हम Su-30 MKI जो उनका जहाज है वो उड़ा रहे हैं। हमने 260 के करीब, 270 प्लस है हमारे पास, 260 के करीब हमने भारत के अंदर लाइसेंस प्रोड्यूस किए हैं। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के पास। और हिंदुस्तान उस बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। जब हम कहते हैं ना कि हम नक्शा भी बदल सकते हैं, हम ही ने पैदा किया, हम मिटा भी सकते हैं, सिंध भी हमारा हो सकता है और POK तो हमारा है ही, तो भाई उसके लिए साजो सामान भी तो चाहिए ना शैलेंद्र सर। और वो खूब इकट्ठा हो रहा है, लोकल भी हो रहा है, वोकल भी हो रहा है, जहां से प्रोक्योर करना है वहां से भी हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर में भी हो रहा है। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने रखता हूं, आप इवैल्यूएट करके देखिएगा। इन सारी चीजों में थोड़ा जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। आप रातों रात इन चीजों को नहीं बना पाते हैं। रातों रात अगर आप सोचें कि पुतिन 5 तारीख को आएंगे और 6 तारीख को वहां का इंजन या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। सो ये कॉस्ट हमारी एक जरूर है टाइम वाली। उससे रिलेटेड है कि आपने करना क्या है। अगर आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उसके जो सीक्रेसीज हैं उसके बारे में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अभी रिसेंटली हमें प्रॉब्लम हुई ना कि राफेल के सोर्स कोड हमारे पास नहीं थे, तो बोले उसमें हम अपनी मिसाइल कैसे लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें, वो सारी बातें आती हैं। जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब भी दूसरी कंट्री आपको सोर्स कोड बनाने का या शेयर करने का एग्रीमेंट करती है या नहीं, ये सब टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है
जो अल्टीमेटली अपनी चीज बनाकर लड़ेगा उससे कोई पार नहीं आ पाएगा। यह पक्की बात है। आपका अपना बनाया हुआ सिस्टम, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रह्मोस हमारा तो था ही नहीं पहले, भैया तो मॉस्को वालों का था, हमने बनाया और इतना बढ़िया बना लिया, को डेवलप इसीलिए कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ सब को डेवलप। अच्छा, बढ़िया बात देखिए उसमें क्या हो गया, उसमें बड़ा फायदा। आज रशिया बोल रहा है कि दे वांट टू इंडक्ट, दे आर इवैल्यूएटिंग कि इसको हम अपनी आर्मी में भी इंडक्ट करें। आप सोचिए। देखिए सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए भारत सोवियत संघ काल से और रूस से भी जितने भी हम उनसे साजो सामान खरीदते हैं युद्ध का, उनका प्रोडक्शन राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पेटेंट ट्रांसफर, मैक्सिमम चीजों में वो कर देते हैं। तो हमें सहूलियत होती है यहां बनाने में, और बाद में इसको अगर हम बेचना चाहें दूसरे देशों को तो वो बेच सकते हैं। यानी हमारी दोस्ती उधर ज्यादा बेहतर है। जी उससे ज्यादा फायदेमंद है। और अमेरिका या फ्रांस या इजराइल ये चीजें नहीं करते हैं। इसीलिए अभी आपने देखा होगा जी इंजन उन्होंने सप्लाई किया, और जो तेजस हमारा गिरा दुबई एयर शो में, वो उसी इंजन को यूज कर रहा था। यानी उसको हम उनको मैनिपुलेट या अपने हिसाब से बना नहीं सकते थे। रूस के साथ ये दिक्कत है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना, और अगर आप देखें जो S-400 और S-500 सीरीज की है, वो ऑफेंसिव भी है, डिफेंसिव भी है, एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी है और डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम्स भी है। रही बात भारत की, देखिए अमेरिका एक हार्ड पावर है, रूस एक हार्ड पावर है, जापान को कहते हैं एक सॉफ्ट पावर है टेक्नोलॉजिकली। हम वो स्मार्ट पावर बनना चाहते हैं और वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो अब तक किसी ने नहीं देखा। तो एक सवाल आपका जी। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या भारत और यूक्रेन की जो बीच की मतलब जो अभी चल रहा है, रूस और यूक्रेन, हाँ, तो क्या नहीं मतलब पुतिन सर के आने से क्या अब भारत अपनी बात पे डटा रहेगा, मतलब यूक्रेन के साथ वो खड़ा रहेगा? तो नहीं कि पुतिन साहब आएंगे तो हम कहेंगे नहीं हम तुम्हारी साइड हो गए। हाँ चलिए, अच्छा इनोसेंट क्वेश्चन है, ठीक है मैं पूछूंगी। और किसका सवाल है? हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस हैज एस्टेब्लिश्ड आवर मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑल ओवर। जीडीपी भी 8.82% है। नाउ व्हाट इज अ फर्दर रोड मैप टू बिकम वर्ल्ड लीडर नंबर 1? ठीक है, तो वी आर ऑलरेडी अ वर्ल्ड लीडर। पूरा विश्व नहीं, आप हमारी सांस्कृतिक शक्ति को देखें, आप हमारी सामरिक शक्ति को देखें, पूरा विश्व, जितने विश्व के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिस तरह से भारत अलग अलग बहुपक्षीय मंचों पर जाकर के ग्लोबल साउथ के नेशंस को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, अविकसित देशों को हम कैसे उनका हैंड होल्डिंग करें और कैसे आगे ले जाएं इसकी बात कर रहा है, कैसे हम क्लाइमेट फाइनेंस और जस्टिस की बात करें, ग्लोबल जितने ही इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स की बात करें। आप देखिए, इसमें हमने अपने आप को प्रणेता नहीं बनाया है, पूरी दुनिया भारत को प्रणेता के रूप में जानती है। वी हैव ऑलरेडी बिकम अ लीडर सर। एक सवाल जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वी आर प्राउड मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं, हमें गर्व है उसके ऊपर है। हमारे पड़ोस में एक पाकिस्तान भी है और एक बांग्लादेश भी है। हम देश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम क्या करें देश के लिए, समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए? बिल्कुल, देश के लिए सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि यू कैन बिकम आवर आईज एंड ईयर्स। आप आईज एंड ईयर्स बन सकते हैं, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकते हैं। हमारे जो आर्म फोर्सेस करती है और जब बात करती है या कोई भी एक्शन लेती है जहां जाके हम आतंकियों को उनके घर के अंदर घुस के मारते हैं, तो सपोर्ट करिए उसको। और सपोर्ट करने के बाद आप कभी भी क्वेश्चन मत उठाइए हमारी सेनाओं के एक्शंस के ऊपर। जब भी आप क्वेश्चन उठाते हैं उसका इस्तेमाल करती है दूसरे देश। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी भी आतंकी घटनाएं होती है, इसकी फर्स्ट शील्ड ऑफ डिफेंस तो आप लोगों, क्योंकि आप लोगों को दिख जाता है अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे भी कोई रात को लेट आ रहा है, कहीं पे कोई सामान ऐसा आ रहा है जो नहीं होना चाहिए, सजग तो नागरिक बने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा सवाल लास्ट आपका जी, आपको सवाल पूछना है, पूछिए फटाफट से। एवरीवन, मेरी क्वेश्चन ये है कि जस्ट लाइक बैक फ्यू मंथ्स हमारी मार्केट बहुत डाउन हुई थी बिकॉज ऑफ द फ्रंट फुट वॉर, तो क्या इंडिया कोई प्रिकॉटिव मेजर्स ले रहा है कि वैसी स्थिति वापस ना, बिकॉज लास्ट 5 years में आफ्टर कोविड वैसा हालात नहीं हुआ था हमारी
मार्केट, स्टॉक मार्केट का, तो ऐसा कुछ यानी युद्ध precautive लड़े measures- पर मार्केट को नुकसान ना हो, ऐसा नहीं, हो देखो सकता है नहीं? ये जाती पर हो युद्ध जाएगी का अगर प्राइस तो आप देना ये पड़ेगा, सोचे कि लाइक। कोई नुकसान होगा ही नहीं। ठीक है, आप नुकसान झेल पाए, उभर पाए, ये आपकी काबिलियत है। चलिए तो इसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो, हर मोर्चे पर युद्ध की स्थिति बने तो हमारी कैजुअलिटीज ना हो, और हम तो बुद्ध के देश हैं, शांति का ही मैसेज दे रहे हैं। तो 100 घंटे बाद हमारी ताकत, कुव्वत, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर हमारी पहुंच कितनी बढ़ेगी, और जो इस वक्त युद्धकाल फैला हुआ है उसमें हम कहां और कितने मददगार शांति दूत के रूप में साबित हो पाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। DTV लगातार आपको इससे जुड़ी हर अपडेट देता रहेगा। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।